हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 12th बोर्ड में पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न मॉडल सेट पेपर से गेस क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस के वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आप नेक्स्ट क्लास में चाहते हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब देखिए, ये संक्षिप्त लिखा हुआ लगता है कि शॉर्ट में, ऐसा नहीं है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो इसको डिटेल में लिखना होगा आपको। 200 शब्दों तक पहुंचना पड़ेगा आपको, 150-200 शब्द तक, मतलब 150 शब्द भी लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, जो आंसर है, और इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करवाने के लिए आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अब कारण लिख सकते हैं टिप्पणी में। लॉन्ग टाइप है तो उसमें लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। ये थे कारण। अब परिणाम देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम इस प्रकार हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लीग का एक महत्व अंग्रेजों के दृष्टि में बढ़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को यह विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता। आंदोलन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का ना होना था और सरकार के दमन चक्र का अत्यधिक कठोर होना था। असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर दिया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक नई भारत की शुरुआत हुई। भारत को स्वतंत्र कराने में विभिन्न आंदोलनों की अहम भूमिका है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन पर है, इसमें कंप्लीट है। लगभग में से कई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार नहीं हो सकता है, अगर तो 2 बार पढ़ लें, लेकिन आराम से पढ़ें। इसका नोट से भी आप अपने शब्दों में बना सकते हैं और पॉइंट वाइज भी आप अपने कॉपी पर इसको देख देख कर लिख सकते हैं आप इसको।
अब देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, और इसके नालियों के बारे में, सड़कों के बारे में, और उसके बिजनेस के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, और मातृत्वात्मक समाज थी। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसके आंसर को पढ़ता हूँ। भारत के प्रसिद्ध पश्चिमी-उत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी उसके समकालीन थी। ठीक है, जो इराक की सभ्यता थी। अब देखिए दूसरा क्या है कि इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने के कला में निपुण थे, जबकि शेष भारत ताम्र पाषाण युग में जी रहा था। यानी शेष भारत से ये काफ़ी आगे था, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए बहुत आसान है। इस सभ्यता के काल में नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती साफ सफाई और सुविधाओं का प्रबंध था। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन और क्रीड़ा कौतुक को जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। इनका समाज अत्यंत सुखी, समृद्ध और शांति प्रिय था। इस सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों पर आस्था रखते थे। मातृ देवी, पशुपति, महादेव, लिंग पूजा और प्रकृति की उपासना करते थे। इस सभ्यता के काल की मूर्ति निर्माण की कला उत्कृष्ट थी। या विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार भी बनाना जानते थे। भवन निर्माण कला और रत्न आभूषण के निर्माण में भी निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने में निपुण थे। ये दक्षिण पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। दिलमुन और मगान यानी मगन ओमान जो है, ठीक है, और दिलमुन है बहरीन, जो आज का बहरीन है। इनके दो व्यापारिक केंद्र भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की लिपि है, जो एक चित्र लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये इन सब विशेषताएं, इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं। लोथल के बारे में कुछ कर सकते हैं आप, कालीबंगा के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, पॉइंट्स जो आपको याद आता है पॉइंट पॉइंट में आप लिख दीजिए। आप 7-8 पॉइंट लिख देंगे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न के पास। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कैसे? यानी कृष्णदेव राय के बारे में बात हो रही है, जो सच में बहुत ही एक महान शासक के रूप में थे। वो जो उत्तर भारत में जो बाबर जो शासक बने थे मुगल साम्राज्य के, उसके समकालीन भी थे ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके उत्तर में। तुलुक वंश के कृष्णदेव राय, अब पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता ही है कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। लेकिन उसी में से संगम वंश के बाद, ठीक है, उसके बाद आते आते आगे जाके तुलु वंश आते हैं, तो उसी के ये राजा थे कृष्णदेव राय। तो तुलु वंश के कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। इन्हें महानतम कहे जाने के निम्न तथ्य हैं। क्या क्या तथ्य हैं? इनके शासन काल की प्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण था। दूसरा पॉइंट देखें, इनके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब 1512 में हासिल किया और उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के गजपति, आगे पीछे हो गया ये थोड़ा सा। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर का निर्माण तथा मंदिरों में गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही
नागलपुरम नामक एक उपनगर की भी स्थापना की थी। और इसका अंतिम पॉइंट ये है कि इसके शासनकाल में राज्य हमेशा सामरिक रूप से मजबूत रहा तथा राज्य में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसके अलावा आप इनके बारे में और भी लिख सकते हैं कि साहित्य कला भी काफ़ी आगे बढ़ा। ठीक है, साहित्य के में भी इन लोगों का काफ़ी योगदान था, खासकर कृष्णदेवराय जी का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी शासक महान तब कहलाता है जब अपने समय की चुनौतियों को समझता हो और उससे निपटने के लिए प्रयास करता हो। इन संदर्भों में कृष्णदेवराय महानतम शासक कहे जा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके भी काफ़ी हैं। अब प्रमुख विशेषताएं, बहुत सारी चीज़ें विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं मतलब समझ लीजिए कि 25-30 विशेषताएं आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया है, उनको आप लिखिए और परीक्षा में अच्छा मार्क्स उठा के ले गई आप। भारत के संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला देखें, भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित एवं निर्मित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ी और लिखित, सबसे बड़ी लिखित और निर्मित संविधान है। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया। संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतांत्रिक देश घोषित किया है। भारतीय संविधान में नमनीयता अर्थात लचीलापन एवं अनमनीयता दोनों का अद्भुत मिश्रण है। संविधान ने भारत को संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों के गुणों से युक्त किया है। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। संविधान ने नागरिकों के जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वैश्विक मताधिकार प्रदान किया है। संविधान लोक कल्याणकारी, मतलब भारत का संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है, लोक कल्याणकारी संविधान है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्चता दोनों का समन्वय बनाया गया है। संविधान ने सीमित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया। भारतीय संविधान ने भारत में विधि का शासन स्थापित किया है। भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। इस तरह से हो गया। और अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें, अथवा भारतीय राष्ट्र आंदोलन को गांधी जी ने जन आंदोलन कैसे बनाया। मतलब गांधी जी जब भारत आए, कब से, जब अफ्रीका से वापस भारत आए 1915 में, वहाँ से धीरे धीरे जब वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और कैसे कैसे आंदोलन करते हैं, आंदोलन को कैसे वो मतलब जन आंदोलन बनाया, वो जितने चीज़ें थी उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ने राष्ट्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई जो विनाशक हथियारों से भी ज़्यादा कारगर साबित हुई। सबसे पहला अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा कायर का कवच नहीं है, अपितु यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना आदि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रयोग, अब सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हैं कि गांधी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों की दशा सुधारित आंदोलन किया। फिर देखते हैं हड़ताल का सफल प्रयोग। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन के बारे में लिख दीजिए आप, ये सब पॉइंट बताने की जरूरत भी नहीं है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ उसके बारे में लिख दीजिए। फिर संघर्ष तैयारी संघर्ष की, यानी संघर्ष विराम संघर्ष के बारे में उन्होंने दिया था, एक पॉइंट दिया था, आप उसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, हिंदू मुस्लिम
अब देखिए फिर आगे जा कर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था 1930 में, जो दांडी यात्रा और ये सब हुआ था, नमक कानून को भंग किया था, उसको आप कर सकते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार के बारे में कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि संघर्ष तैयारी संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष के बारे में था। वो संघर्ष करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर संघर्ष करते थे, है ना। फिर अब देखिए आगे क्या होता कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास किया, छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, देसी हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। इस प्रकार गांधी जी ने सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस को तैयार किया और कंप्लीट कर दिया है। सच में इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और कुछ स्लाइड ऊपर नीचे भी हो गया है। फिर मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर दूं और आने वाले दिनों में मैं बोर्ड पे पढ़ा कर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा भी जो है हौसला बनता है और मेरा मनोबल आगे बढ़ेगा, मनोबल बनता है मेरा, तो इसमें आगे बढ़ूंगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे अगला पार्ट के लिए, पार्ट 3 के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप के लिए अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।